नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के 100 प्रश्नों के बारे में। यदि आप हमारे वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे तो हमने सीटेट में जो ऑनलाइन एग्जाम हुई थी आपकी 2021-22 में, और जो उसमें प्रश्न पूछे गए थे टोटल 300 प्लस प्रश्न पूछे गए थे, और हमने वादा किया था कि आपको 3 पार्ट में इन प्रश्नों को देंगे। तो ये तीसरा पार्ट है, यानी कि पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। तो पार्ट फर्स्ट में आपको 100 प्रश्न दे दिए, सेकंड पार्ट में आपको 100 प्रश्न दे दिए। अब 100 प्रश्न आपको यहां पर देने वाले हैं। यदि 2 वीडियो आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे चैनल पर जाकर इन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हर प्रश्न को आपको समझाया गया है। इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आपको इस वीडियो को देखना है। यहाँ पर भी आपको जो प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है, तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर देखिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है आपका, राधा के शिक्षक यहाँ अवलोकन करते हैं कि राधा को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में है। देखिए यहाँ पर जो राधा है वो श्यामपट्ट पढ़ने में उसको कठिनाई महसूस हो रही है, यानी कि उसको दिखाई कम दे रहा है, दिखाई कम दे रहा है। अब यहाँ पर वो कौन सा पोषक तत्व लेगी या फिर कौन सा विटामिन लेगी, तो कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि पता हो तो आप आसानी से यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं। सबसे पहले इसका आंसर न जानते हुए इसके बारे में जान लेते हैं कि देखिए सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है कि विटामिन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, तो फंक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? फंक के द्वारा। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। यहाँ पर 4 विकल्प में पूछा जा सकता है आपसे। साथ में जो विटामिन होते हैं पोषक तत्व होते हैं जिन्हें हमें एंजाइम के रूप में भी इसे जाना जाता है। किस रूप में? विटामिन को एंजाइम के रूप में भी जाना जाता है। साथ में जो विटामिन होते हैं ये हमारा शरीर खुद नहीं बनाता है, हमें जो भोजन होता है उससे हमें इनको प्राप्त करना होता है विटामिन को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है। देखिए विटामिन ए की हम बात करें तो विटामिन ए से होता है आपका रतौंदी। विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी से होता है बेरी। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है आपका? स्कर्वी। विटामिन डी से कौन सा रोग होता है आपका? रिकेट्स। और विटामिन ई से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई से आपका रोग होता है जनन शक्ति का कम होना, जनन शक्ति का कम होना। और उसके बाद बचा आपका विटामिन के। विटामिन के से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का ना जमना। देखिए जितने भी मैंने आपको ये बताया सभी इंपोर्टेंट, इनको याद कर लीजिएगा। यहां पर पूछा गया है, देखिए उसको पढ़ने में कठिनाई हो रही, दिखाई कम दे रहा है, तो यहां पर देखिए कौन सा रोग होगा उसको, कौन से पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में लेना होगा उसको? विटामिन ए। जिससे कौन सी बीमारी होती है उसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा? विटामिन ए। तो आपको ये पता होना चाहिए विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, इन सभी से कौन सा रोग होता है ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर देखिए एक और चीज पूछी जाती है, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। ये 2 इंपोर्टेंट है, इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। पानी में घुलनशील जो विटामिन होता है वो कौन सा होता है? तो याद रखिएगा 2 विटामिन होते हैं, विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है। ये दोनों पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। बात करें हम वसा में घुलनशील, वसा में थोड़ा सा जगह की कमी है तो इधर लिखना पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। वसा में घुलनशील पूछे तो वो कौन से है? विटामिन ए है आपका, विटामिन ए, उसके बाद में डी है, उसके बाद में ई है और उसके बाद में के है। ये सभी क्या है? वसा में घुलनशील है और ये पानी में घुलनशील है। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए आपको पता चल गया, यहां पर आंसर क्या होगा आपका? सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? यहां पर देखिए हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध कौन सा वन्य जीव संरक्षण है? सरिस्का, दाचीगाम, जिम कार्बेट या फिर रानीखेत। देखिए एक वीडियो हमने अपलोड किया है, शायद आपने नहीं देखा है, यदि देख लिया हो तो अच्छी बात है, जिसमें जितने भी इंपोर्टेंट जो संरक्षण क्षेत्र है या फिर कह सकते हैं कि जितने भी आपके अभ्यारण्य हैं वो सभी उस वीडियो के माध्यम से बताए गए हैं, उनको समझाया भी गया है। उस वीडियो को देख लीजिएगा नहीं देखा है तो। यहाँ पर बात करते हैं हंगुल मृग की। जो हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा
अभ्यारण्य है तो वो दाजीग्राम अभ्यारण्य है। ये कहां पर स्थित है यदि पूछा जाता है कहां पर स्थित है तो जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है दाजीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। देखिए एक और पूछा जाता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो इसके पहले पूछा गया है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज्यादा पूछा गया है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1936 में। कब की गई थी? 1936 में। इसका पुराना नाम पूछा जाता है। पुराना नाम, इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम क्या है आपको पता होगा, मैंने बताया है इससे पहले वाले वीडियो में। हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, ये इसका पुराना नाम है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। कहां पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के नैनीताल में। नैनीताल कहां पर है? उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। और यहां पर एक और इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? बंगाल टाइगर के लिए। ये जितने भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, आने वाले सीटेट एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। यहां पर एक और नाम दे रखा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा सबसे पहले पता होना चाहिए कहां पर है ये, तो राजस्थान में है। कहां पर ये? राजस्थान में। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहां वन्यजीव अभ्यारण्य बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघों के संरक्षण के लिए। यहां पर रानीखेत एक और यहां पर आपका अभ्यारण्य है। जो रानीखेत है ये किसी भी प्रकार का कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है या फिर जैव आरक्षित नहीं है, तो यहां पर यह फोर्थ वाले विकल्प की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सरिस्का, दाजीग्राम, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इन तीनों के बारे में आपको बता चुका हूं। इन तीनों के बारे में ही आपको जानकारी होना चाहिए। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। किस लिए मारे जाते हैं? सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए या फिर खुशबू के लिए? तो याद रखिएगा यहां पर देखिए मगरमच्छ, इससे पहले भी इस प्रश्न को मैं बता चुका हूं, तो ये प्रश्न फिर से पूछा जा चुका है सीटेट एग्जाम में, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम में। तो ये जो मगरमच्छ है दोस्तों, ये त्वचा के लिए, यहां पे लिख देता हूं मगरमच्छ शिकारियों द्वारा इनकी त्वचा के लिए मारे जाते हैं। सींगों के लिए कौन मारा जाता है? सींगों के लिए मैंने बताया था आपको, सींगों के लिए काले गेंडे जो होते हैं, काले गेंडे, या फिर जो सफेद गेंडे होते हैं, सफेद वाले भी, सफेद और काले दोनों गेंडे सींगों के लिए मारे जाते हैं। उसके बाद दांतों के लिए सभी को पता है हाथी को मार दिया जाता है। खुशबू के लिए किसको मारा जाता है? तो खुशबू के लिए आपने कस्तूरी मृग का नाम सुना होगा। कस्तूरी मृग ये खुशबू के लिए मारा जाता है, इत्र बनाया जाता है। उसके बाद में बीबर, इसको भी खुशबू के लिए मारा जाता है। उसके बाद में सिवेट केट, इसको भी खुशबू के लिए मारा जाता है। तो याद रखिएगा सींगों के लिए किसको मारा जाता है? त्वचा के लिए, दांतों के लिए और खुशबू के लिए। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा? सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बोरो चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है। असम में पाया जाता है, बिहार में, ओडिशा में या फिर तमिलनाडु में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बोरो क्या है। चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। ये मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए ये मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती है? असम में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? असम में। बिहार की हम बात करें तो बिहार में किस प्रकार के चावल मिलते हैं? तो याद रखिए कतरनी चावल, बिहार में कतरनी प्रकार के चावल मिलते हैं। ओडिशा की हम बात करें तो यहां पर नीचे लिख देता हूं, यहां पर अमारा और अंजलि, ये दोनों प्रकार के, अंजलि लिखा हुआ है, ये दोनों प्रकार के चावल ओडिशा में पाए जाते हैं। और यहां पर एक और तमिलनाडु में कौन से चावल मिलते हैं? तो यहां पर पोन्नी और अक्षेधन, ये दो प्रकार के चावल तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वाला विकल्प यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचने के लिए उपयोग करती थी। क्या करती थी? गुलाब जल और आसुत जल, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस और दूध, या फिर गुलाब जल और सिरका। यहां पर देखिए सरल सा प्रश्न है, जब सर्दियां लगती दादी अक्सर किस घोल से त्वचा को रूखेपन से बचने के लिए उपयोग करती थी? तो आप सभी को पता होगा, तो वो करती थी गुलाब जल का, ग्लिसरीन का और नींबू का, इन तीनों का उपयोग करती थी दादी सर्दियों में। तो यहां पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन है? इस प्रश्न के बारे में मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं। कौन सा घोंसला होगा, सॉरी वो कौन सा पक्षी होगा? सूर्य पक्षी होगा, कौवा होगा, बारबेट होगा या फिर भारतीय रॉबिन होगा? तो वहां जो पक्षी होगा वो सूर्य पक्षी होगा। कौन सा होगा? सूर्य पक्षी। और सूर्य पक्षी को ही सनबर्ड कहा जाता है। यदि सनबर्ड विकल्प में दे तो ये भी सही आंसर होगा। सूर्य पक्षी को ही सनबर्ड कहा जाता है और एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ऊंची डाल पर कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है तो कौन सा होगा आपका? कौवा, सबसे ऊंची डाल पर। और कोयल के बारे में पूछा जाए तो कोयल कोई सा भी अपना घोंसला नहीं बनाती है। जो कौवा का जो घोंसला होता है उसी में कोयल अपने अंडे देती है। बारबेट की हम बात करें तो बारबेट जो है ये एक पेड़ के तने में एक छेद में अपना घोंसला बनाता है। याद रखिएगा यदि पूछा जाए आपसे कि एक पेड़ के तने में एक छेद में अपना घोंसला कौन बनाता है तो बारबेट पक्षी बनाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि पत्थरों या घास के मैदानों के बीच सड़क किनारे अपना घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है तो वो है भारतीय रोबिन। कौन सा है? भारतीय रोबिन। तो इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक दर्जन चिड़िया के बारे में पूछा जाता है। दर्जन चिड़िया के बारे में सबसे ज्यादा पूछा गया है। तो ये अपना घोंसला कहां पर बनाती है? तो अपना घोंसला ये जो पत्ते होते हैं उनको सिलकर अपना घोंसला बनाती है। तो यदि इसके बारे में भी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है। जो PNR है ये क्या दर्शाता है? यात्री संख्या रिकॉर्ड दर्शाता है, यात्री का नाम दर्शाता है, यात्री का नाम, व्यक्तिगत नाम दर्शाता है या फिर व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड दर्शाता है? PNR क्या दर्शाता है? यदि इसका हिंदी में आप अनुवाद जानते हैं तो आप आसानी से इसका आंसर लगा। PN का पूरा नाम क्या है ये यदि आपको पता होगा तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। यदि ये आपको पता है तो आसानी से आप आंसर लगा सकते हैं। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड हिंदी में क्या कहते हैं इसको? यात्री का नाम रिकॉर्ड। ट्रेन टिकट पर जो PNR दर्शाता है वो यात्री का नाम रिकॉर्ड दर्शाता है। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। यह एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है जो यात्रियों को सौंपी जाती है। तो जो सेकंड वाला विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? सीटेट एग्जाम में पूछा गया है और काफी बच्चों द्वारा इसको गलत भी किया गया है। बली अम्मा कहा जाता है, अम्मू अम्मा कहा जाता है, थम्मा कहा जाता है या फिर दीदू कहा जाता है। तो यहां पर देखिए, जो मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है तो वली अम्मा कहा जाता है। क्या? वली लिखा हुआ, यहाँ पर बली नहीं लिखा हुआ, वली अम्मा कहा जाता है। ये माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। यदि आपसे पूछ जाए कि माँ को क्या कहा जाता है, सीधा सीधा पूछ जाए माँ को, यहाँ पर लिख देता हूं माँ को क्या कहा जाता है मलयालम में? यदि आपसे पूछा जाए तो माँ को कहा जाता है अम्मा। ठीक है। पिता को क्या कहा जाता है? पिता को कहा जाता है अचन। क्या कहा जाता है? अचन। भाई को क्या कहा जाता है? भाई को कहा जाता है सहेधरण। सहेधरण कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जरूरी नहीं यहां पर आगे मां की बड़ी बहन के बारे में पूछा जाए, किसी के बारे में पूछा जा सकता है जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। बड़े भाई को क्या कहा जाता है? बड़े भाई। ये डायरेक्ट भाई के तो उसको क्या कहेंगे? सहेधरण। और बड़े भाई को यदि क्या कहेंगे? चेता। ठीक है। और छोटे भाई को क्या कहते हैं? छोटे भाई। छोटे भाई को कहा जाता है इनमें ऊनी एन। ठीक है। बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? बड़ी बहन को कहा जाता है चेची। और छोटी बहन को क्या जाता है? अनितेती। ये छोटी बहन को कहा जाता है। और पिता के छोटे भाई को क्या कहा जाता है? यहां पर लिख देता हूं, पिता के छोटे भाई को क्या कहा जाता है? तो ये चितप्पन कहा जाता है। चितप्पन। तो ये आपको याद रखना है, किसको क्या कहा जाता है। ये सब मैं यहां पर लिख चुका हूं, कॉपी में लिख लीजिएगा, एक बार पढ़ के जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? केरल में कौन सा स्थान है? बलसाण है, कोझिकोड है, उडुपी है या फिर मालाखेड़ा है? यहां पर केरल में कौन सा स्थान है इसके बारे में पूछा गया है। तो केरल में कौन सा स्थान होगा आपका?
गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा है। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यहाँ गांव है। देखिए, खेजड़ी के बारे में आपको सारी जानकारी पता है, मैंने पहले भी बताई है इसके बारे में। तो यहाँ पर सरल सा प्रश्न है, उत्तरांचल में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र में। यहाँ पर देखिए, वहां पर बहुत ज्यादा खेजड़ी है, इस कारण उस गांव का नाम ही खेजड़ी पड़ चुका है। तो कौन से राज्य में है? तो याद रखिएगा, वो राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान के जोधपुर जिले में है। राजस्थान के जोधपुर जिले में है, राजस्थान के। और राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो वो भी खेजड़ी है। खेजड़ी याद रखिएगा, पूछा जाता है राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो वो खेजड़ी होगा। तो यहां पर तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? हाथियों के बारे में काफी बार बता चुका हूं, सारी जानकारी दे चुका हूं। सबसे छोटी मादा हाथी, सबसे उम्रदराज मादा हाथी, सबसे बड़ा नर हाथी या फिर सबसे छोटा नर हाथी। कौन सा हाथियों के झुंड का मुखिया होता है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, वो होगा जो आयु में सबसे बड़ा होगा, यानी कि आयु में सबसे बड़ी मादा, सबसे उम्रदराज मादा हाथी, ये झुंड की मुखिया होती। कौन होती है? सबसे बुजुर्ग, जो सबसे बुजुर्ग होगी, उम्रदराज मादा हाथी होगी, वो हाथियों के झुंड की मुखिया होगी, और या फिर नेता आप कह सकते हैं। एक छोटी सी जानकारी और देता था, जल्दी जल्दी यहाँ पर लिखूंगा नहीं मैं, क्योंकि मैं इसके बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूं। एक झुंड में कितने मादा हाथी और बच्चे होते हैं? तो वो होते हैं आपके 10 से 12। आगे पूछा जाएगा, इसलिए फिर से मैं आपको बता रहा हूं कितना, 10 से 12 हाथी होते हैं। और यहाँ कितने साल तक रहते हैं झुंड में? तो ये 14 से 15 वर्ष तक, 14 से 15 वर्ष तक ही रहते हैं। बच्चे की बात हो रही है। उसके बाद वो जो झुंड होता है उनको छोड़ देते हैं, वो अकेले रहना वहां पर पसंद करते हैं। और एक वर्ष का हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम पत्ते खा जाता है? किलोग्राम में पूछे तो 100 किलोग्राम, और क्विंटल में पूछे तो 1 क्विंटल। ठीक है, तो ये जो जानकारी है इसको मैं पहले भी आपको दे चुका हूं और अब भी फिर से दे चुका हूं, फिर से दे दी है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है। देखिए, इस प्रश्न को मैंने आपसे जो हमारा चैनल है उसके माध्यम से भी पूछा गया था। कमेंट्री में इसका इस प्रकार का प्रश्न डाला था और आपसे पूछा था कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया किससे जाता है? तो बहुत सारे बच्चों ने गलत दिया था, मुश्किल से मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मतलब 8 से 10% बच्चे उन्हीं ने ही सही आंसर दिए। बाकी 90% बच्चे यहाँ पर कोई भूनना बता रहा है, कोई जलाना बता रहा है, कोई गलाना बता रहा है। तो मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? बेक करके। बेक करने का मतलब होता है पकाकर। ये इंग्लिश यहाँ पर लिख दिया गया, बेक करना, और बेक का मतलब होता है पकाना। तो मिट्टी के बर्तनों को जो मजबूत बनाया जाता है वो पकाकर बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। करेक्शन कर लीजिएगा यदि आपको किसी भी प्रकार की यहाँ पर त्रुटि नजर आ रही है अपने उत्तर में। यदि आपने यहाँ पर गलाने से लगाया होगा, भुनने से जलाने में, उसमें कमेंट्री में बता रहा हूं, तो बेक करना यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है, वो सौंफ है, लौंग है, या फिर किया जा सकता है मेथी या फिर अफीम के बीज? सभी को पता है पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के उपयोग के लिए किया जा सकता है वो कौन सा होगा? लौंग होगा। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम क्या है? सभी को पता है डेली रोटियां बनती है। पहले क्या होता है? पहले आटे को गूंथा जाता है, फिर आटे की गोलियां बनाई जाती है, फिर बनाकर लोइया को बेलकर और आग पर उसे पकाया जाता है। तो ये सभी को ये प्रक्रिया सीधे सीधे पता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? आटो को पहले गूंथा जाता है, फिर उसकी छोटी छोटी लोइयां बनाई जाती है, और फिर लोइयों को बेलकर और फिर उसे आग पर पकाया जाता है। तो सीधा सा प्रश्न है, सरल सा है, पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं रिक्त स्थान प्रदर्शित करती है। नृत्य प्रदर्शन को, भावनाओं को, आत्मविश्वास को, या फिर हाथों और चेहरे की गति को। तो जब नृत्य किया जाता है वो मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाओं किसको प्रदर्शित करती है? तो याद रखिएगा, वो भावनाओं को प्रदर्शित करती है। किसको? भावनाओं को। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं, वो कौन से भाषा के माध्यम से सीखते हैं? सांकेतिक भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, या फिर ब्रेल के माध्यम से। तो जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो तो ब्रेल लिपि के माध्यम से करते हैं। लेकिन जो सुन और बोल नहीं सकते वो बच्चे
किस भाषा से सीखते हैं, तो वो है सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा से सीखते हैं वो? सांकेतिक भाषा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि जो इसका प्रयोग है सांकेतिक भाषा का, वो श्रवण बाधित लोग करते। कौन? जिसको सुनाई नहीं देता है, वो बोल नहीं सकता, वो बच्चे सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखिए नदी, पहाड़, झील, तालाब और झरना, इनमें से कौन भिन्न है उसके बारे में आपको बताना। नदी है, पर्वत है, झील है या फिर झरना है। तो यहाँ पर देखिए नदी, झील, तालाब और झरना, ये सभी पानी के स्रोत है। किसके हैं? पानी के स्रोत है। यहाँ पर पहाड़ नहीं है, पहाड़ पर्वत को कहते हैं, यहाँ पर पर्वत विकल्प में दे रखा, तो पर्वत आपका सही आंसर होगा। पर्वत इन चारों से भिन्न है, तो सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ था? इसका चुनाव जिस रामसर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, डरबन समिट, जिसे हम डरबन शिखर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। तो आपको उस प्रोटोकॉल या फिर उस सम्मेलन के बारे में बताना है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में। याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। एक और आपसे प्रश्न पूछा जाता है, हरित गृह गैसों के उत्सर्जन कमी के कारण कौन सा प्रोटोकॉल या फिर कौन सा सम्मेलन को प्रारंभ किया गया था? तो वह क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा? क्योटो प्रोटोकॉल। कब किया था इसको, कब अपनाया था? तो इसको अपनाया गया था 1997 में, और लागू कब किया गया था? 2005 में किया गया था। तो हरित गैस के बारे में पूछे तो क्योटो प्रोटोकॉल होगा, और ओजोन परत के संरक्षण के बारे में पूछे तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होगा। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। वहां पक्षी जो दिल्ली के सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यहाँ दुर्लभ हो गई है। वहां चिड़िया का नाम आपको बताना, मोर है, कोयल है, तोता है या फिर गोरैया है। सभी को पता होगा, नहीं पता, राइट आंसर आपका होगा गोरैया। वहां चिड़िया कौन सी है? गोरैया। इसको गोरैया, देखिए गोरैया दिवस कब मनाया जाता है, यह आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। पूछा जाता है गोरैया दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट्स के माध्यम से हमें आंसर आप दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से किन स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधनों के रूप में देख सकते हैं? लद्दाख एवं कारगिल, कश्मीर एवं केरल, सिक्किम एवं दार्जिलिंग या फिर दिल्ली एवं मिजोरम। राइट आंसर आपका 220 का क्या होगा? यहाँ पर उस स्थान का नाम आपको बताना है जहाँ नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देखा जाता है। तो याद रखिएगा, वो है कश्मीर और केरल। कश्मीर और केरल में नाव का उपयोग आप यातायात के साधन के रूप में देखा जाता है। अब केरल में उस नाव को क्या कहते हैं और कश्मीर में क्या कहते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। केरल में जो लकड़ी की छोटी या फिर बड़ी नाव होती है उसे क्या कहते हैं? वल्लम कहते हैं। क्या कहते हैं? केरल में वल्लम। और कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो कश्मीर में जो लकड़ी की नाव होती है उसे शिकारा कहा जाता है, शिकारा। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कीट भक्षी पौधा नहीं है? कीट भक्षी डायनोनिया, नेफेंथस, एजिरेटम या फिर सनड्यू। तो यहाँ पर देखिए, उस कीट भक्षी पौधे के बारे में बताना है जो कि नहीं है, जो मांसाहारी नहीं है, उस पौधे के बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा एंजीरेटम। जो एंजीरेटम पौधा है ये कीट भक्षी पौधा नहीं होता, इसे व्हाइट वीड के नाम से भी जाना जाता है। व्हाइट वीड के नाम से भी जाना जाता है। बाकी सारे जो पौधे हैं, 3 पौधे, ये सभी मांसाहारी पौधे होते हैं, कीड़े को फंसाकर खाते हैं। क्यों खाते हैं? इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी होती है। जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है जिस मिट्टी में, वहां पर ये उगते हैं और इसको नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए इन कीड़ों को फंसाकर खाते हैं। उसके जो पोषक तत्व प्राप्त कर लेते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे होते हैं। तो जो तीनों है, डायोनिया, नेफेंथस और सनड्यू, ये तीनों ही कीट भक्षी पौधे हैं। एजीरेटम ये कीट भक्षी पौधा नहीं है। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है। यहां पर देखिए उसके बारे में विशेषता बताई जा रही है, वो कौन सा है उसके बारे में आपको बताना है। बहुत मजबूत और चटक रंग का होता है, अधिक छिद्र युक्त नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, अधिक छिद्र युक्त नहीं होता है, जलने पर गंध उत्पन्न करता है, सभी जगह उपलब्ध है तथा इसके बहुत से उपयोग है। उच्च तापमान में नहीं पहना जा सकता। यहां पर ध्यान दीजिएगा, उच्च तापमान में जिसे
नहीं पहना जा सकता। इस कपड़े की पहचान आपको करना है। रेशम का है, पॉलीएस्टर का है, सूती का है या फिर रयान का है। यहां पर सही आंसर आप भी बता सकते हैं क्या होगा। तो याद रखिएगा ये है पॉलीएस्टर। कौन सा कपड़े का टुकड़ा होगा या पॉलीएस्टर टुकड़े का कपड़ा होगा। इसको जलाते हैं तो इसमें काफी गंध आती है। इसको जलाने पर इसमें छिद्र भी बहुत कम होते हैं। ये बहुत मजबूत और चटक रंग का होता है और ये उच्च तापमान पर इसे नहीं पहना जा सकता। ये सारी क्वालिटी किसमें होती है, सारी विशेषता किसकी है, पॉलीएस्टर की है। ये फाइबर होता है। याद रखिएगा क्या होता है, एक प्रकार का फाइबर होता है और जो मुख्य रूप से पॉलीइथाइलिन से होता है। ये किससे होता है, पॉलीइथाइलिन से होता है। तो याद रखिएगा ये कौन सा कपड़ा होगा, आपका पॉलीएस्टर कपड़ा होगा। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है और दूसरे जीव को नुकसान होता है तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं, एक जीव को फायदा हो रहा है दूसरे को नुकसान हो रहा है तो ऐसे प्रजाति के दो जीव को क्या कहेंगे, परजीविता कहेंगे, सहजीविता कहेंगे, सरोपकारिता कहेंगे या फिर संयोजिता कहेंगे। ऐसे जीव को आप क्या कहेंगे, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा परजीविता। याद रखिएगा जहां पर एक जीव को फायदा होता है और उस जीव को नुकसान होता है दूसरे जीव को, उसे क्या कहेंगे, परजीविता कहेंगे। और जो परजीविता होता है या छोटी प्रजातियां आमतौर पर अपने मेजबान को नुकसान पहुंचाती है या फिर मेजबान के पोषक तत्व लेती है, उसे क्या कहते हैं, परजीविता कहते हैं। ये याद रखिएगा। तो पहला वाला आपका सही विकल्प होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अमरबेल, अमरबेल आपने देखा होगा अमरबेल को, ये किसी पेड़ पर लटकती हुई आपको नजर आ जाएगी। तो ये लटकने के कारण क्या होती है, ये खुद तो फायदा ले लेती है लेकिन जो जिस पेड़ पे ये लटकती है उसको ये नुकसान पैदा करती है, उसके जो पोषक तत्व है वो उनको प्राप्त कर लेती है। तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो पहला वाला होगा। अगला प्रश्न आपका, यह प्रश्न अमरबेल का आएगा आगे, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये जो प्रश्न मैंने आपको बताया 300, यदि आप इनमें से ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे, लगभग 10 से 20 प्रश्न ऐसे हैं जो कि जो प्रीवियस ईयर पेपर 2011 से लगाकर जो 2020 तक जो एग्जाम हुई थी आपकी प्रीवियस ईयर पेपर ऑफलाइन, उनमें से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो उन प्रश्नों को भी आपको देख लेना है। वो वीडियो भी हमने पहले से बना के रखी है तो उनको भी देख लीजिएगा। आप 2011 से 2020 तक प्रीवियस ईयर पेपर ऑनलाइन स्टडी विद डीके लिखेंगे तो आसानी से आपको सीटेट एग्जाम के एक ही वीडियो में सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा होगा, 4 विकल्प है आपके सामने। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तीनों ही गैस जो ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती है। और भी जो गैस है ग्रीन हाउस गैस उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प। ये सभी जो मैंने आपको बताई है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प, ये सभी के सभी ग्रीन हाउस गैस है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4th वाला होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है। गन्ने का होता है, गन्ना का नहीं होता है, इसको खाया जाता है, इसके साथ इसको जो रस होता है उसको पिया जाता है और उससे गुड़ बनाया जाता है। याद रखिएगा। बांस, मक्का भी नहीं हो सकता, घास भी नहीं हो सकता। सही आंसर क्या होगा आपका, बांस। बांस का जो पौधा होता है उसके उपयोग से डिब्बे बनाए जाते हैं, मकान बनाए जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें इससे बनती है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, बांस होगा। और जो बांस है ये घास परिवार के सबसे बड़े सदस्य होते हैं। याद रखिएगा यदि पूछा जाए कि घास परिवार के सबसे बड़े सदस्य कौन होते हैं तो कौन होते हैं, बांस होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भोजन संबंधी आदत कार्बन पद चिन्ह को कम करने में मदद करती है। यहाँ पर देखिए कार्बन पद चिन्ह को कम करने में मदद कौन सा भोजन करता है, मांस एवं मछली खाना, संरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बाबंद बेंस का सेवन करना, दूध व दूध से बने पदार्थ का सेवन करना, स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थ का सेवन करना। कौन कार्बन पद चिन्ह को कम करता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन पद चिन्ह की अवधारणा सबसे पहले इसको जो मान्यता वो कब दी गई थी, तो 1990 में दी गई थी। कब दी गई थी इसको मान्यता, 1990 में दी गई थी। इसमें क्या होता है, इस पद चिन्ह में ये क्या बताता है, तो ये विभिन्न प्रकार की घटनाओं, उत्पादों और स्थानों द्वारा हमारे पर्यावरण में कितनी ग्रीन हाउस गैस जारी की जाती है, ये जो कार्बन पद चिन्ह है ये बताता है।
अब यहां पर बात आती है कि सही आंसर क्या होगा। देखिए मांस एवं मछली ये जो कार्बन पदचिह्न इसको कम नहीं करता है, ज्यादा करता है, प्लस में रहता है। संरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे बेंस का सेवन करना ये भी प्लस में रहता है हमेशा। दूध व दूध से बने पदार्थ का सेवन ये भी प्लस में रहता है। लेकिन स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थ का सेवन ये जो है कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करता है। तो फोर्थ वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कर्क रेखा। देखिए कर्क रेखा निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए कर्क रेखा के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कौन कौन से राज्य है। यहां पर देखिए 4 विकल्प है, राज्य पढ़ेंगे समय खराब होगा, राज्य लिखे हुए हैं पढ़ लीजिएगा, पुश कर लीजिएगा। तो सही आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर। देखिए कर्क रेखा निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये गुजरात से होकर गुजरती है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। इन सभी राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सेकंड वाला होगा। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता और इस कारण तुरंत ही उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय करता है। एक कोई सब्जी बेचने वाला है, वो अपना पास जो सब्जी रखी हुई है उसको ज्यादा दिन नहीं रख सकता, ज्यादा समय नहीं रख सकता, उसे तुरंत ही बेचने का कार्य करेगा या फिर तुरंत ही उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय वो लेगा। तो आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों करेगा। वहां सूचना प्राप्त निर्णय लेने के लिए शिक्षित नहीं है, इसलिए उसमें विक्रय लिखा हुआ है, विक्रय, उसमें विक्रय या फिर बेचने की कला का अभाव है। शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री है या फिर उसे बाजार के नियमों का ज्ञान नहीं है। तो यहां पर देखिए जो उसके पास उत्पाद है या जो उसके पास सब्जी है वो क्या है, खराब जल्दी हो सकती है या फिर कह सकते हैं कि शीघ्र खराब होने वाला सामान है, उसके कारण संकटग्रस्त बिक्री है, इसके कारण उसे उस दामों को कम करना पड़ेगा और जल्दी ही उसे बेचने का निर्णय लेना पड़ेगा। तो तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है। देखिए छानने की प्रणाली किसमें होती है, फ्लेमिंगो हंसावर में होती है, रोबिन यूरोपियन छोटी चिड़िया में होती है, मेकाओ लंबी पूंछ का तोता होता है या फिर गोरिया। छानने वाली प्रणाली, तो छानने वाली जो प्रणाली है वो उन पक्षियों में होती है जो पानी में जो जीव जंतु होते हैं उनको पकड़ के खाते हैं, उनमें पानी की प्रणाली जो होती है छानने की जो प्रणाली होती है वो उनमें होती है जो पानी में जो जीव जंतु जैसे कि मछली हो गई, छोटे मोटे कीड़े जो खाते हैं, जो पक्षी खाते हैं, उनमें छानने की प्रणाली पाई जाती है। तो अब आपको बताना है इसमें से कौन सा है सही विकल्प। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा, फ्लेमिंगो हंसावर को कहते हैं और इसे कौन सी क्रिया कहेंगे, कौन सी प्रणाली कहेंगे, निस्यंदन। याद रखिएगा छानने की प्रणाली है, इसे निस्यंदन भी कहते हैं। यह पक्षियों के लिए एक प्रकार की आहार प्रणाली होती है। कौन सी होती है, ये एक आहार प्रणाली होती है। यह प्रणाली मुख्य रूप से उनकी चोंच पर मौजूद होती है। कहां पर होती है, जो चोंच होती है उनकी, इस प्रकार की जो चोंच होती है उस पर यह मौजूद होती है और ये खाद्य को छानकर पानी से अलग करने में मदद करती है। यानी पानी में कोई सा खाद्य पदार्थ है या फिर कोई मछली है या फिर कोई कीड़ा है, यदि उसको उठाया तो सिर्फ वो उसी को उठाएगा, पानी उसके मुंह में नहीं आएगा, पानी बाहर उसके माध्यम से, चोंच के माध्यम से बाहर चला जाएगा। छानने की जो प्रणाली है उसके माध्यम से वो बाहर हो जाएगा। ये जल निकायों पर भोजन करने वाले जो पक्षी होते हैं जैसे कि हंसावर हो गया, साथ में हंस हो गया और जो बदक होती है, बदक, इनमें जो छानने की जो प्रणाली है वो इनसे संबंधित होती है। तो यदि यहाँ पर हंसावर नहीं आए, हंस आ जाए, बदक आ जाए तो भी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए यदि आपसे पूछा है कि हंसावर के पास किस प्रकार की चोंच होती है, तो इसके पास सपाट और चौड़ी चोंच होती है। पूछा जाता है एग्जाम में कि सपाट और चौड़ी चोंच किसके पास होती है, तो हंसावर के पास होती है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, आगे इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर देखिए रोबिन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, मेकाओ, गोरैया, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए रोबिन यूरोपीय छोटी चिड़िया है ये, इनकी चोंच मुख्यतः पतली और सीधी होती है। यहां पर लिख देता हूं क्योंकि आगे प्रश्न में आएंगे, पतली और सीधी। ये रोबिन की बात कर रहा हूं, रोबिन की पतली और सीधी चोंच होती है। ये कीड़ों को खाती है। ये किसको खाती है, कीड़ों को। ये भी आपको साथ में रखना है। इसलिए
इनको जो निस्यंदन प्रणाली है इसकी आवश्यकता नहीं होती है, पानी में कीड़ों वगैरह को नहीं खाती है, बाहर खाती है, तो इसमें जो छानने की जो प्रणाली है वो इसमें नहीं पाई जाती है। बात करें हम मेकाओ, जिसको लंबी पूंछ का तोता कहते हैं, इसमें भी ये जो निस्यंदन वाली जो प्रणाली होती है ये नहीं पाई जाती है। गोरैया की हम बात करें तो गोरैया की जो चोंच होती है वो छोटी शंकु के आकार की चोंच होती है, छोटी शंकु के आकार की चोंच, ये किसकी होती है? गोरैया की होती। पूछा जाता है छोटे शंकु के आकार की चोंच किसकी होती है? गोरैया की होती है। और ये मुख्य रूप से किसको खाती है? बीज को खाती है। तो इसको भी ये छानने की जो प्रणाली है, फिर जो निस्यंदन की प्रणाली है, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो आपका सही आंसर मैं आपको बता चुका हूं, हंसावर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उस जोड़े की आपको पहचान करना है जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण आपको बताना है। इल्ली एवं भृंग है, सुंडी एवं मक्खियां हैं, भृंग एवं मक्खियां, या फिर सुंडी एवं इल्ली है। तो यहां पर देखिए लार्वा के उदाहरण आपको बताने हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा? सुंडी और इल्ली। ये जो सुंडी है दोस्तों, ये तितली की लार्वा अवस्था होती है, याद रखिएगा, तितली की लार्वा अवस्था होती है। और जो इल्ली है, ये जो मक्खी होती है इसकी ये अवस्था होती है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पर लार्वा के उदाहरण पूछा गया है। तो लार्वा हम आपका यहां पर सुंडी एवं इल्ली होगा। चलिए आगे बात करेंगे। यहां पर देखिए एक प्रश्न दिया हुआ है और काफी अच्छा है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस प्रकार कैसे इनको हल करेंगे इसके बारे में आपको जानकारी दे चुका हूं। किसी रोगी का जो घर है वो एक्स पर है तथा वहां अस्पताल जहां उसका इलाज चल रहा है वाई पर स्थित है। रोगी के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः रोगी पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में 800 मीटर की दूरी पर। यहाँ पर फिर से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। किस प्रकार से इसको हल करेंगे मैंने आपको बता दिया। इससे आप हल कर सकते हैं। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है और उधर पश्चिम होता है। इससे आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए जो एक्स है यहाँ पर हम बीच में ले लेते हैं, किधर भी जाएगा तो आसानी होगी उसकी रकील खींचने में। तो ए पर जाता है जो एक्स के ठीक 800 मीटर की दूरी पर है, पूर्व में। पूर्व किधर है आपका? इस साइड। तो पूर्व हम ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं? 800 मीटर। फिर वहां बी पर जाता है जो ए के, ये यहां पर ए है, जो ए के ठीक दक्षिण में है। दक्षिण कहां पर है? नीचे है। कितना जाता है? 600 मीटर। रकील पर मत जाएगा, थोड़ी सी तिरछी खींची जा सकती है, ऐसा कुछ विशेष नहीं है। तो यहां पर देखिए ए के ठीक दक्षिण में 600 मीटर दूरी पर गया। फिर वहां सी पर जाता है, ये बी पर चला गया, ए है, बी पर चला गया। अब सी पर जाता है बी के ठीक पश्चिम में। यहां पर बी के ठीक पश्चिम कहां पर है? इस साइड में। कितना जाता है ठीक पश्चिम में? 150। यहां पर हम लिख देते हैं इसको 150 मीटर दूरी पर है। यहां पर कौन है? ये सी है। अतः में वहां वी पर अस्पताल में पहुंच जाता है। ये वी जो है वहां पर वो अस्पताल में पहुंच गया है। तो यहां पर आपको बताना है सी के ठीक उत्तर में 100 मीटर दूरी पर है अस्पताल। ठीक है, सॉरी, सी के ठीक उत्तर में। तो सी का ठीक उत्तर कहां पर है आपका? यहां पर। कितना जा रहा वो? 100 मीटर। यहां से इधर 100 मीटर, ये 100 मीटर यहां पर चला गया। 600 मीटर में से 100 मीटर गया है, इधर ये 600 मीटर है, ध्यान रखिएगा। तो सी के ठीक उत्तर में गया है 100 मीटर की दूरी पर, और वी अस्पताल है तो ये यहां पर वी पे पहुंच चुका है। तो अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर की सही दिशा क्या होगी? यहां पर रोगी का घर है और ये रोगी का अस्पताल है। इसके सापेक्ष दिशा आपको ज्ञात करना, ये वाली की दिशा। तो ये वाली दिशा कौन सी होगी? देखिए ये वाली दिशा के बारे में पूछा जा रहा है। यहां पर ये उत्तर से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर चला गया उत्तर से। तो ये वाली जो दिशा है आएगी, तो ये कौन सी होगी आपकी? उत्तर पश्चिम। कौन सी होगी? ये उत्तर पश्चिम। तो यहां पर आपको जो फोर्थ वाला विकल्प होगा वो बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते। अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन सा है? देखिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। यहाँ पर 232 और 233 दे सकते हैं। एक ही शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन सा है? कबूतर है, तोता है, उल्लू है, या फिर मैना है? राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर मैना। मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकती है। यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जाता है उल्लू के बारे में। जो उल्लू है वो अपनी गर्दन
जो है वो पीछे की ओर घुमा सकता है। याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि कौन सा, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन सा है, कबूतर है, तोता है, उल्लू है या फिर मैना है, तो कौन होगा, उल्लू होगा। और अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी कौन सा होगा, मैना होगा। उल्लू कितना पीछे कर सकता है अपनी गर्दन, डिग्री की हम बात कर, डिग्री में पूछे तो 270 डिग्री तक ही अपनी गर्दन को घुमा सकता है। तो यहाँ पर मैना सही आंसर होगा और यहाँ पर उल्लू आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छूकर पढ़ सकते हैं। यहाँ लिपि आधारित होती है। देखिए, इस प्रश्न के बारे में पहले भी आपसे जिक्र कर चुका हूं, 10 बिंदु पर, 8 बिंदु पर, 6 बिंदु पर या फिर 4 बिंदु पर। सही आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, 6 बिंदु पर। कितने बिंदु पर आधारित होती है, 6 बिंदु पर। किसके द्वारा विकसित की गई है ये ब्रेल लिपि, तो लुई ब्रेल द्वारा, लुई ब्रेल द्वारा ये विकसित की गई है। लुई ब्रेल दिवस भी मनाया जाता है, तो वो कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को। 4 जनवरी को ये मनाया जाता है लुई ब्रेल दिवस। और ये विकसित कब की गई थी, तो विकसित की यदि तारीख पूछे, सन पूछे, तो 1821 होगा, याद रखिएगा। और ब्रेल दिवस के बारे में पूछा जाए तो वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, हमारे देश में ऐसा राज्य जहां के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती में से लगभग 3 से 3.5 मीटर 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यहाँ घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यहाँ राज्य कौन से, देखिए ये जो प्रश्न है ये आपकी जो सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुई थी उसमें 5 से 10 बार, कम से कम बता रहा हूं, 5 बार कम से कम पूछा गया है, ज्यादा 10 बार पूछा गया है यही प्रश्न। और इसका आंसर मैं काफी बार बता चुका हूं कि वहां राज्य कौन सा होगा, असम होगा। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया है। इसके बारे में भी आपको बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तराखंड। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है, उत्तराखंड के नैनीताल में है। और इसका पुराना नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी। और यह पार्क बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ये सारी जानकारी मैं थोड़ी देर पहले ही आपको दे चुका हूं। आगे हम बात करेंगे, अगला प्रश्न है आपका, 3 विभिन्न स्थानों, यहां पर देखिए 3 विभिन्न स्थान दे रखे हैं जहां की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है, के मकानों के विज्ञानों पर विचार करना है आपको। जो विकल्प है इस पे आपको विचार करना है। पहला विकल्प है, लेह लद्दाख के मकान पत्थर के 2 मंजिलों के बनाए जाते हैं। यहां पर लिखा हुआ नीचे की जमीन पर आवश्यकता का सामान और जानवर को रखा जाता है, लकड़ी के, और छत सपाट होती है। बिल्कुल सही, लेह लद्दाख में इसी प्रकार के घर होते हैं। बी की हम बात करें तो मनाली हिमाचल प्रदेश में मकान बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। मकानों को कड़ी और परधन से बनाया जाता है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया, थोड़ी देर पहले, बांसों के खंभों पर कहां पर बनाए जाते हैं घर, तो वो असम में बनाए जाते हैं। कहां पर, असम में। मनाली हिमाचल प्रदेश में नहीं बनाए जाते। यहां पर भारी बारिश होती है मनाली हिमाचल प्रदेश में, तो यहां पर बर्फबारी भी होती है। तो यहाँ मकान जो बनाए जाते हैं पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं, जिनकी छतें तिरछी होती है, यानी कि ढालू होती है। तो इस प्रकार के जो मकान होते हैं मनाली हिमाचल प्रदेश में होते हैं। बी वाला विकल्प आपका गलत होगा, यहाँ पर सही पर आपको टिक करना था। तो पहला विकल्प आपका सही होगा, बी गलत होगा। सी को देख लेते हैं, राजस्थान के गाँव के लोग मिट्टी के बनाए जाते, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, उस वजह से लोग मिट्टी के घर बनाते हैं। वहां पर जो गर्मी होती है अधिक होती है, इस वजह से मिट्टी के जो घर होते हैं उसको बनाया जाता है, जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। बिल्कुल सही है। तो ए और सी आपका सही आंसर होगा। ए सी आपका 4th वाले विकल्प में होगा और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए जीवों पर विचार करना है आपको। घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, कछुआ। इससे में आपको उनको चुनना है जो कि अन्य से भिन्न है। कछुआ है, मछली है, कौवा है या फिर घड़ियाल है, कौन है? आप भी इसका आंसर दे सकते हैं। सरल सा है, कौवा है, बाकी सब जली जीव है, कौवा नहीं है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका हाथी के बारे में। देखिए, हाथी के बारे में कितनी बार बता चुका हूं, फिर ये प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में पूछा गया हाथियों के बारे में। नीचे दिए कथनों पर आपको विचार करना है। एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और बच्चे होते, बिल्कुल नहीं होते। कितने होते हैं इसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपको जानकारी दी थी। 10 से 12 होते। कितने होते हैं? 10 से 12 होते, जिसमें बच्चे भी होते हैं और हथनियां भी होती है।
हाथी, तो पहला वाला विकल्प आपका गलत होगा। हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते, ऐसा नहीं है। कितने वर्ष तक रहते? 14 से 15 वर्ष तक रहते हैं झुंड में, उसके बाद उस झुंड में नहीं रहते हैं, अकेले रहना ये पसंद करते हैं। तो आपका जो सेकंड विकल्प है ये भी गलत होगा। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा लेता है, ये बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था 100 किलोग्राम खा लेता है या फिर 1 क्विंटल खा लेता है। आगे हम बात करेंगे डी वाले विकल्प पे। किसी हथिनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती है, यानी कि उसकी नेता होती है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो आपका डी वाला विकल्प सही होगा, सी और डी सही होगा, बाकी ए भी गलत होगा। सी डी कहां पर लिखा हुआ? तीसरे वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बात करेंगे। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं। जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर या फिर अक्टूबर से दिसंबर। तो मधुमक्खी के बारे में मैं आपको पहले हर एक जानकारी दे चुका हूं, यहां पर जानकारी नहीं दी जाएगी। सही आंसर आपको बताया जाएगा अक्टूबर से दिसंबर। बिहार के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की जो सर्वश्रेष्ठ अवधि होती है वो अक्टूबर से दिसंबर की होती है। देखिए यहां पर एक और प्रश्न दिया हुआ है, काफी अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। किसी पर्यटन ने उडुपी से सूरत जाने के लिए 16-10, यहां पर अपन लिख लेते हैं साथ में 16-10-21, है ना, 16-10-21 लिखा हुआ है। एक ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। एक ट्रेन उडुपी से 20 कब चली है? 20:20 पर। अगले दिन अर्थात एक दिन बाद की बात हो रही है, 16 से 17 तारीख तक, 17-10-21 को 16:20 बजे सूरत पहुंचती है। इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है? 1440 किलोमीटर। 1440 किलोमीटर। तो उस पर्यटन यात्रा के बीच औसत चाल आपको बताना हो। चाल का सूत्र मैंने आपको काफी बार बताया है, दूरी बटे समय। तो हम इसको कैसे हल करेंगे? यहां पर देखिए एक दिन का समय है और एक दिन में कितना समय होता है? 24 घंटे होते हैं। 20 से 20 मिनट तो यहां पर आपका कट चुका है। यदि यहां पर ये 20:20 पर पहुंचे तो आपके 24 घंटे होते हैं, लेकिन ये 4 घंटे पहले पहुंच रही है, यानी 16 घंटे 20 मिनट में पहुंच रही है, तो हम 4 घंटे 24 में से कम कर देंगे। कितना होगा आपका? 20 घंटा, यानी 20 आवर्स। तो यहां पर दूरी आपको पता है 1440 किलोमीटर है और आपका समय कितना है? 20 आवर्स। तो आप इसको काटेंगे तो कितना कटेगा आपका? 2 से काटेंगे, 2 7 14 होते और 2 दूनी 4 होते, 72 घंटे। तो यहां पर देखिए घंटा 72 लिखा हुआ है कि कहीं नहीं लिखा हुआ है, 36 किलोमीटर प्रति आवर्स लिखा हुआ है और आंसर हमारा 72 आया हुआ है। 72 कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। तो हमें इसको मीटर सेकंड में निकालना है और मीटर सेकंड के लिए मैंने आपको बताया था किसमें भाग देना हमारा 5/18 में। 18 का हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 18 × 72 होते हैं और 5 × 4 करेंगे तो कितना होगा? 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। यहां पर तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी से साड़ीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा आपको बताना, ठीक पूर्व, ठीक पश्चिम, उत्तर पश्चिम या फिर उत्तर पश्चिम। मैंने बताया कि इस पर एक वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा, उसमें आपको सब समझा दूंगा। इसका सही आंसर मैं आपको यहां पर बता देता हूं, उत्तर पश्चिम। कहां पर होगा ये? उत्तर पश्चिम। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनिए। देखिए ये फिर दूसरी बार पूछा गया है एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में पूछा गया है, तो इसके बारे में आपको बता चुका हूं, फिर भी बता देता हूं। सबसे पहले प्याज की खेती करने के लिए क्या किया जाता है? गुड़ाई करना, यानी गुड़ाई करते हैं सबसे पहले, यानी कि मृदा को पोला किया जाता है, नरम करते हैं। उसके बाद में क्या किया जाता है? यहां पर हम लिख लेते हैं, पहले डी वाला आपका क्रम सही होगा। उसके बाद हम बीज बोते हैं, उसके बाद ए वाला क्रम आपका सही होगा। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद में खरपतवार निकालते हैं, तो आपका यहाँ पर बीज, उसके बाद में क्रम सही होगा। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद में प्याज को उखाड़ कर निकाला जाता है, उसके बाद आपका ई वाला क्रम सही होगा। फिर उन प्याजों को इकट्ठा कर देते हैं और उसमें जो सूखी पत्तियां होती है उनको काटा जाता है, यानी कि प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काट कर अलग किया जाता है। तो फिर जो सी वाला होगा ये क्रम होगा, DABEC कौन सा होगा आपका? 4th वाला विकल्प सही होगा। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, तो 4th वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक वृक्ष में नहीं पाया जाता? यहां पर देखिए वो विशेषता आपको बतानी है जो कि ओक वृक्ष में नहीं पाया जाता। नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना बिल्कुल सही है। यदि जो ओक है उसकी लंबाई 10 फीट है, यदि जो ओक होता लगभग उसकी 10 फीट होती है, तो इसकी जो जड़ होती है वो इससे 30 गुना अधिक नीचे जाती। कितना गुना? 30 गुना। याद रखिएगा
यदि ओक की लंबाई 10 फीट है तो उसकी जड़ कितनी गुना नीचे जाएगी? 30 गुना। जब तक कि उसको पानी नहीं मिल जाता तब तक उसकी जड़ें जाती रहती है गहराई में। दूसरा विकल्प है पेड़ के तने में पानी एकत्र होना। बिल्कुल सही है, इसके पेड़ के तने में पानी एकत्र होता है, वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो एक सिप डालकर उस पानी को पीते हैं। पत्तियां बहुत कम होती है, तो यहाँ पर देखिए जो रेगिस्तानों के इसमें पत्तियां इस प्रकार की कोई कम नहीं होती, बहुत सारी पत्तियां इसमें होती हैं। कहाँ पाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होती है, तो ये आपका सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। यहां पर नेगेटिव नहीं पाया जाता, तो ये पत्तियां बहुत कम होती है, इस प्रकार का कुछ नहीं होता। तीसरा वाला विकल्प आपका यहां पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। देखिए तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य पूछा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया जो निकटवर्ती राज्य उससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। अरब सागर के बारे में, बंगाल के खाड़ी में, और भी जो राज्य है उनके बारे में आपको बता चुका हूं पहले ही। फिर से यहाँ पर तमिलनाडु के बारे में पूछा गया है। आंसर आपका सही होगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है, ये आपको याद रखना है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी इनके बारे में आपको बता चुका हूं, तो सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। कक्षा 5 में पाठ जिसके जंगल पर चर्चा करने के लिए दीपिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तोरंग की स्थापना की थी जो कि देखता था। किसकी समस्या देखता था? यहाँ पर देखिए एक पाठ है कक्षा 5 में सूर्यमणि के सच्चे किस्से जिसमें सुनाए जाते हैं, तो उसके बारे में पूछा गया है। जमीन पर और जीविका की समस्या, भूख की समस्या, वनों की समस्या या फिर संस्कृति की समस्या। तो यहाँ पर कूट में आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर जो सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया गया उसमें तोरंग की जो स्थापना की थी वो यहाँ पर जो दिखाता था वो जमीन और जीविका की समस्या दिखाया है उसने, साथ में संस्कृति की समस्या दिखाया। तो ए और डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, लेकिन तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किसके सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? परिवार, खेल और परिवार, परिवार, समाज और खेल, प्रतियोगिता आयोजित करना। तो यहाँ पर देखिए परिवार से भी सीख सकता है, खेल और परिवार से भी खेल और समाज से भी सीख सकता है। यानी कि परिवार, समाज और खेल, ये तीनों के सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय वो सीख सकता है। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा? तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? यहाँ पर देखिए सामाजिक कीट कौन सा नहीं है पूछा गया है। चींटियां है, दीमक है, भृंग है या फिर मधुमक्खी है। तो याद रखिएगा भृंग, जो भृंग है यह सामाजिक कीट नहीं होता है। ये एक और प्रश्न इससे संबंधित पूछा जाता है कि मिट्टी का घर कौन सा कीड़ा बनाता है? तो भृंग कीड़ा है जो कि मिट्टी का घर बनाता है। दीवारों के कोने पर गीली मिट्टी से ये अपना घर बनाता है। तो याद रखिएगा ये सामाजिक कीट भी नहीं है और ये मिट्टी में अपना घर बनाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। वलसाड शहर, हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है पूछा गया है। दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम या फिर उत्तर पश्चिम। राइट आंसर आपका यहां पर होगा उत्तर पश्चिम है। वलसाड शहर हैदराबाद शहर यानी कि तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर पश्चिम में है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? अबू धाबी में कौन सी मुद्रा प्रचलित है? डॉलर है, रुपया है, दिरहम है या फिर टका है? तो यहाँ पर देखिए सही आंसर होगा आपका दिरहम। याद रखेगा, इंपोर्टेंट है, मुद्राएं पूछी जाती है। अबू धाबी की पूछे तो रिदम है। डॉलर कहाँ का है? अमेरिका का है। रुपया कहाँ का है? भारत का है, इसके बारे में आपको पता होगा। टका कहाँ का है? बांग्लादेश का है। तो इन मुद्राओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है चेराव नृत्य। इसके बारे में कितनी बार बता चुका हूं। चेराव नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं या फिर कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में से कहां पर ये मुख्य जो नृत्य है ये किया जाता है? मैंने बताया था कि इस प्रकार के नृत्य को बांस नृत्य भी कहा जाता है। बांस नृत्य कहा था मैंने। और ये कहां पर है मुख्य रूप से? तो आपको मैंने बताया था मिजोरम। ये मिजोरम का पारंपरिक और सबसे पुराना नृत्य है चेराव नृत्य। तो यहां पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। छत पर वर्षों के पानी का संरक्षण करके भौम जल, यहां पर भौम जल लिखा हुआ, भौम जल को पुनः आवश्यक किया जाता था
इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, बिहार में। कहां पर छत पर वर्षों के पानी का संरक्षण करना, भूमजल को पुनः अवशोषित किया जाता था। जहां पर पानी की कमी होगी वहीं पर इस प्रकार के कार्य किए जाएंगे। कहां पर पानी की कमी है, कहां पर वर्षा कम होती है, तो आपको मैंने बताया था राजस्थान। और राजस्थान में छत पर वर्षों के पानी का संरक्षण करके भूमजल को पुनः आवेशित किया जाता था। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहां से होकर गुजरती है? असम और मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम, या फिर त्रिपुरा और मणिपुर। यहाँ पर निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूछा गया है कि कहां से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, भावी पीढ़ी के सामाजिकरण के परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है। प्राथमिक सामाजिकरण का है, परिवार के बारे में पूछा गया है। परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका पूछी गई। प्राथमिक सामाजिकरण है, द्वितीयक सामाजिकरण है, प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिकरण है, या फिर तृतीयक सामाजिकरण है। तो यहाँ पर जब परिवार की बात की जाती है तो ये कौन सा सामाजिकरण होगा? प्राथमिक सामाजिकरण होगा। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए किए गए आंदोलन को समर्थन मिला है। निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन के निर्णायक भूमिका निभाई थी? देखिए, चिपको आंदोलन के बारे में काफी प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर सन दिया गया है 1970, इसको भी आपको याद रखना है। वंदना शिवा, सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटकर, या फिर बाबा आमटे। तो यहाँ पर आपको सभी को पता है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, निर्णायक भूमिका किसके द्वारा निभाई गई 1970 में? तो सुंदरलाल बहुगुणा के। सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवासों को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं? तबादला कहते हैं, स्थानांतरण द्वारा अंदर आना कहते हैं, स्थानांतरण द्वारा बाहर जाना कहते हैं, या फिर विस्थापन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो स्थानीय व्यक्ति को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ रहा है, यानी कि सब कुछ छोड़ के वो चले गए, इस प्रकार की गतिविधि को आपको बताना है क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। बड़ी संख्याओं में जो लोगों का स्थान परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। इस प्रकार का प्रश्न एक और आएगा, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो कि पके हुए भोजन को बेकार करने में मदद करता है? कीट है, विषाणु है, फफूंद है, या फिर जीवाणु है? सरल सा प्रश्न, सभी को पता है वो कौन है? जीवाणु है, जो कि हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो जीवाणु कारक है ये पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है। फोर्थ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रत्येक भोजन पदार्थ के पैकेट पर उसे पैक बंद करने की तिथि दी जाती है। क्यों दी जाती है? प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी निधानी सेल्फ आयु होती है। भोजन पदार्थ के प्रक्रम और पैकेज की अवधि में कई परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है। कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो इसको खराब कर देंगे। हमें उन भोज्य पदार्थों का उपभोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हुआ समय समाप्त हो चुका हो। तो यहाँ पर सही आंसर आपको चुनना है। तो आप देखेंगे तो चारों विकल्प आपको सही लगेंगे और चारों ही विकल्प सही है। आपको प्रत्येक भोज्य पदार्थों के पैकेट पर उसे पैक बंद करने की तिथि दी जाती है। क्यों दी जाती है? चारों विकल्प आपके बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर A, B, C, D आपका सही विकल्प होगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 259, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती है। निम्नलिखित में से वहां विधि आपको ज्ञात करना है जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है। कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदले, बिल्कुल सही है, ये मच्छरों के प्रजनन को रोकती है। नहीं रोकती वो आपको बताना है। तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डाले जो कि मच्छरों के लार्वा को खा लेती, बिल्कुल सही है। मच्छरदानी का प्रयोग, देखिए मच्छरदानी के प्रयोग से मच्छरों के प्रजनन पर रोक नहीं लगती है। तो चौथे विकल्प को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा ही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न, दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं कि वे अधिक मात्रा में उबाल कर, यहाँ पर उबाल कर लिखा हुआ है, उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक व थोड़ी सी चीनी मिली हो पिए। क्यों पिए? केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकता। यहाँ पर आंत लिखा हुआ है, आंत नहीं सोख सकती है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं है। जब चीनी
और नमक दोनों एक चुटकी भर पानी में मिला दिया जाता है तो वो चीनी वाला पानी जो होता है वो आंत उसे सोख सकती है। तो पहला वाला विकल्प आपका गलत होगा। चीनी और पानी वाला सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है, जैसे कि आप बी वाले विकल्प में देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो बी और सी आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं फोर्थ वाले विकल्प में है और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है ईवीएस लिखा हुआ है। ईवीएस की एक अध्यापिका की कक्षा में आबू धाबी का एक छात्र है। अध्यापिका की ऑनलाइन क्लास लेने का नियत समय कितना है, यहां पर लिख लेते हैं 10 बजे है और AM का समय है और IST है। IST के बारे में बताऊंगा, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। आबू धाबी वाले विद्यार्थी का उनकी ऑनलाइन कक्षा में अपने घर से उपस्थित होने के लिए क्या समय होगा। यदि कोई शिक्षिका है वो भारत में रह रही है और उसका जो विद्यार्थी है वो आबू धाबी में है, तो वो किस समय वहां पर जो बच्चा है वो आएगा कि जो 10 बजे की क्लास है भारत में वो ले सके। इस प्रकार का ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर जो IST का मतलब होता है भारतीय मानक समय। तो ये आपको बता दूं कि जो आबू धाबी का जो समय है, आबू धाबी का जो समय है वो भारत से 1.5 घंटे पीछे चलता है। 1.5 घंटे यानी कि 1 घंटा 20 मिनट पीछे चलता है। तो हम 10 को 1 घंटे 30 मिनट पीछे करेंगे तो क्या आपका सही आंसर होगा 8:30 मिनट। 8:30 और यहां पर विकल्प में शायद मुझसे मिसप्रिंट हो गया है। आंसर आपका क्या होगा, अपन ये फोर्थ वाला विकल्प देख लेते हैं। 8:30 इसका आपका सही आंसर होगा। 8:30, ठीक। ये 5:01 विकल्प को हम हटा देते हैं। 8:30 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर 10 AM को हम 1.5 घंटे पीछे कर लेंगे, यानी कि उस बच्चे को कितनी बजे समय से आना पड़ेगा, 8:30 बजे उसको आना पड़ेगा अबू धाबी में। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला विकल्प सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है। यहाँ पर देखिए सबसे कम उपयोग किस तेल का होता है भारत में भोजन बनाने में। ताड़ का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल। तो यहाँ पर देखिए सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, इन तीनों का उपयोग होता है। चारों में से बताना है। यहाँ पर सबसे कम पूछा गया है तो जो ताड़ का तेल है इसका प्रयोग सबसे कम होता है तेल के रूप में। तो यहाँ पर आपका पहला वाला विकल्प भोजन बनाने के रूप में पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मुख्य अध्यापिका ने ईवीएस के एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा। वह निम्नलिखित में से कौन सा समूह चुनेगी, यानी कि आपको ऑफिस के अंदर रखने वाले पौधे को चुनना है। कहने की बात यह है, प्रश्न में यह पूछा गया है एलोवेरा, पिटूनिया, मनी प्लांट रखेंगे। एलोवेरा, मनी प्लांट, क्रोटन रखेंगे। मनी प्लांट, पिटूनिया, पुदीना रखेंगे। एलोवेरा, पुदीना या फिर जेरेनियम रखेंगे। यहां पर आपको ऑफिस के अंदर रखना है। इन पौधों में से कौन से पौधे होंगे। राइट आंसर आपका यहाँ पर 263 का होगा। उसमें आप एलोवेरा रख सकते हैं, मनी प्लांट रख सकते हैं और क्रोटन रख सकते हैं। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, गांव में यहां देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसे को अलग करती है, यानी कि भूसे कैसे निकालती है। इस विधि को क्या कहते हैं, आपने देखा होगा अनाज से जो भूसा निकलता है उसको अलग करती है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस विधि को क्या कहते हैं। छानना, हाथ से चुनना, निष्पादन, फटकना, थ्रेसिंग करना, क्या कहा जाता है। तो उसको आप क्या कहेंगे, निष्पादन यानी कि छटकना कहेंगे। इस मिश्रण से घटकों को अलग करने की जो विधि होती है उसको क्या कहते हैं, निष्पादन कहते हैं, छटकना कहते हैं। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति के बारे में पूछा गया है। वो दुर्लभ प्रजाति होती है, लुप्तप्राय प्रजाति होती है, आयातित प्रजाति होती है या फिर एक क्षेत्र में पाए जाने प्रजाति होती है। तो विशेष क्षेत्र से आप समझ चुके होंगे कि जहां पर विशेष प्रजाति पाई जाती है, एक क्षेत्र में पाए जाने वाली जो प्रजाति होती है उसे विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहते हैं, यानी कि फोर्थ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शायद एक प्रश्न छूट चुका है आपका, ये वाला एक प्रश्न 264 से हम 266 पे पहुंच गए थे। 265 वाला प्रश्न आपका छूट गया, इसको देख लेते हैं। जीवों में संबंध, जबकि एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को उससे हानि होती है, इसको क्या कहा जाता है। देखिए इसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था और वो वहां पर यह भी कहा था कि इस प्रकार का प्रश्न एक और पूछा जाएगा। वहां पर मैंने अमर बेल का जिक्र किया था, अमर बेल। यहां पर देखिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करूंगा, जब तक आपको आंसर देना है कमेंट्स के माध्यम से। मेरे देने से पहले आपको आंसर देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। यहां पर देखिए एक जीव को साहचर्य से लाभ हो रहा है और दूसरे को हानि हो रही है। इन दो प्रजातियों के बीच का सहसंबंध है, जिसमें छोटी प्रजाति आमतौर पर अपने परपोषी को नुकसान पहुंचाती है। यहाँ पर जो
अमरबेल है, ये छोटा प्रजाति इसको मान सकते हैं। ये क्या रहता है, जिस पर फैला होता है उसको हमेशा नुकसान पहुंचाता रहता है, और उसको क्या कहते हैं, जिसको ये नुकसान पहुंचाता रहता है उसको परपोषी कहते हैं। और चाहे नुकसान के लीजिए या फिर उसके जो पोषक तत्व है उसको लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, ये इस प्रश्न के माध्यम से पूछा गया है। उस प्रजाति को क्या कहते हैं, तो उसको आप कहेंगे परजीविता। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। परजीविता में क्या होता है, वो खुद को तो लाभ होता ही है, लेकिन जिससे उसको लाभ प्राप्त हो रहा है उसको वो हानि पहुंचाता रहता है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं, हम चलेंगे 267 पर। 267 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन, यहाँ पर वनोन्मूलन लिखा हुआ है, इसका परिणाम आपको बताना है। सीधे सीधे हम आंसर की ओर चलेंगे, कूट में आंसर देना है। वायुमंडल तापमान में वृद्धि बिल्कुल सही है, वनोन्मूलन के परिणाम में वायुमंडल तापमान में वृद्धि होती है। वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि, बिल्कुल वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि होती है। भूजल, यहाँ पर भू लिखा हुआ, भूजल, भूजल स्तर में वृद्धि, तो भूजल स्तर में वृद्धि नहीं होती है। वायुमंडलीय दाब में वृद्धि होती है, याद रखिएगा भूजल स्तर में वृद्धि नहीं होती है। इसके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, उससे जल चक्र खराब हो जाता है और वर्षा कम हो सकती है, इससे सूखा भी पड़ सकता है। तो यहाँ पर भूजल में स्तर में वृद्धि नहीं होगी, तो ये आपका यहाँ पर परिणाम पूछा गया था, परिणाम आपका तीसरा वाला नहीं होगा। बहाव और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि हो सकती है, तो बिल्कुल सही, ए, बी और डी आपका सही होगा। तो ए, बी और डी कहां पर है, ये आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला विकल्प है इसमें ए लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए, बी और डी, तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर देखिए सही कथन पूछा गया है। गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है, जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। गर्म रेगिस्तान में गर्म होता है तापमान और ठंडे में ठंडा होता है। गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है, ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से आच्छादित होता है, तो बी वाला विकल्प भी आपका बिल्कुल सही होगा। तीसरा है, गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं, जबकि ठंडे रेगिस्तान स्लेटी होते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। फोर्थ विकल्प है, गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव के महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार का कुछ नहीं होता है, इसमें वर्षा का मौसम कम समय का होता है, इसलिए इसमें महत्वपूर्ण जो मौसमी प्रभाव है वो नहीं होता है। तो आपका फोर्थ वाला विकल्प गलत होगा। यहाँ पर सही कथन पूछे गए थे, तो ए, बी, सी सही होगा, तो ए, बी, सी आपका सेकंड वाले विकल्प में होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन, जिसको पार्क कहते हैं, महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है? फिर से पूछा गया है पुराने के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसका नाम आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। सबसे पुराना नाम क्या है उसका, जिसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जिम राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उपवन राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उपवन है। तो यहाँ पर सही आंसर आप सभी को पता है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इसका पुराना नाम आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर सेकंड वाला होगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कहां पर स्थित है। तो यहां पर देखिए, जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों ही मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। यहां पर दे रखा है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो यहां पर लिख देता हूं, असम में। असम राज्य में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में हुई थी। और ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और मैं इसके बारे में कुछ समय पहले ही आपको बताया था। तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? दूसरा वाला होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए पदों से बीज के अंकुरण के सही क्रम को पहचानें। यहाँ देखिए, बीज के अंकुरण का हमें सही क्रम पहचानना है। यहाँ पर 5 विकल्प दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको क्रम में इनको रखना है और कूट में आंसर देना है। तो सबसे पहले क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बीज अंकुरण में बीज एक छेद से पानी को सोखता है, यहाँ बीजावरण को नरम कर देता है और यहाँ फूट जाता है। तो पहला जो क्रम होगा वो आपका इधर लिख देता हूं, बी होगा। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में बीज से एक छोटी जड़ निकलती है जो कि नीचे की ओर बढ़ती है। पहले क्या होती है?
बीज से एक छोटी जड़ निकलती, यानी कि दूसरा आपका क्रम होगा ई वाला। तीसरे नंबर पर आपका आएगा, इस स्थिति में बेबी पौधा बीच में उपस्थित भोजन से जीवित रहता है, यानी कि तीसरा जो क्रम होगा आपका वो डी वाला होगा। उसके बाद का क्रम है आपका कि बीज से अंकुरण होता है और वहां ऊपर की तरफ बढ़ता है, फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो आपका जो चौथा क्रम होगा वो सी वाला होगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में पत्तियां आने के बाद अल्पवयस्क पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकता है। तो ये जो होगा आपका कौन सा होगा, पांचवा होगा ए। तो यहां पर देखिए बी ई डी सी और ए, ये किसमें लिखा हुआ है, बी ई डी सी और ए। तो ये तीसरा विकल्प देखेंगे तो ये जो मैंने यहां पर क्रम बताया है किसका है, बीज के अंकुरण का सही क्रम है। तो यहां पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, बाजरे के बीज की खेत से प्लेट तक की सही यात्रा को चुनिए। देखिए खेत से प्लेट यानी कि खाने तक की है ना, तो ये आपको बताना है बाजरे के बीज की। तो सबसे पहले क्या होता है ये आपको बताना है, पहले आप इसका विकल्प चुन लीजिए क्या होगा, मेरे को तो बताना ही है। इसका सही आंसर क्या होगा, 271 का सरल सा है, आप कमेंट्स के माध्यम से इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहां पर देखिए पहले क्या होता है, पहले हम उसको काटते हैं फसल को, यानी कि बाजरे की फसल को काटते हैं, फिर उसको हम ठेसर बोलते हैं या फिर थ्रेसिंग में निकालते हैं, उसके बाद उसको फटकते हैं, उसको सफा करते हैं, उसके बाद उसको पीसते हैं, पीसने के बाद उसके आटे को गूंथते हैं, उसके बाद उसको बेलते हैं, उसके बाद उसको सेकते हैं। तो आपका जो सही क्रम होगा बीज से खेत से प्लेट तक का जो सही क्रम होगा वो आपका तीसरा वाला होगा। चलिए, पहचानिए कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक दिशा में समुद्र है। एक दिशा में आपको समुद्र बताना है। यहां पर देखिए, मैं पहले कर्सर को ले लेता हूं। यहां पर देखिए एक दिशा में समुद्र आपको बताना है। कितने राज्य हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं, 9 राज्य। कितने हैं, 9 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। यहां पर राज्यों के बारे में पूछा गया है तो आपको राज्यों की जानकारी देना है। तो कौन से राज्य है, तो उसमें आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और उड़ीसा है। 9 राज्य है जो कि एक दिशा में समुद्र है इनके। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा, सेकंड वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते। फसल कटने का पर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है, सही कथन को चुनिए। यहां प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है, अलग अलग विकल्प देकर पूछा गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति को मनाया जाता है। यहां पर देखिए हम डायरेक्टली विकल्प को देखेंगे। यहां पर 4 विकल्प के बाद नहीं आंसर दूंगा, सीधे सीधे यहां पर आंसर बताने वाला हूं। तो यहां पर देखिए आपका विकल्प है कि फसल कटने का पर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है, सही कथन को आपको चुनना है। तो देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है, मनाया जाता है। उसके बाद में झारखंड में पोंगल और तमिलनाडु में नव्वान को मनाया जाता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो झारखंड में पोंगल नहीं मनाया जाता, पोंगल कहां पर मनाया जाता है, तमिलनाडु में। यहां पर ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु लिख लीजिएगा, तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। और तमिलनाडु में यहां पर क्या लिखा हुआ, नव्वान नहीं मनाया जाता। यहां पर क्या मनाया जाता है, मतलब कि जो नव्वान है ये कहां पर मनाया जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा भी याद रखेगा, त्रिपुरा में भी नव्वान को जो त्योहार है उसको मनाया जाता है, तमिलनाडु में नहीं मनाया जाता। तो आपका बी वाला विकल्प गलत हो गया। सी देखते हैं, सी में क्या है, गुजरात लोहड़ी को मनाया जाता है। देखिए गुजरात नहीं मनाता लोहड़ी, ये पंजाब मनाता है, पंजाब। तो आपका यहीं से गलत हो गया। आगे भी देख लेते, केरल ओणम मनाता है। तो केरल जो है वो बिल्कुल ओणम मनाता है, लेकिन गुजरात लोहड़ी नहीं मनाता है। इसके कारण तीसरा वाला विकल्प आपका गलत होगा। याद रखिएगा केरल ओणम को मनाता है, ये सही है। अगला विकल्प है महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, असम में बिहू और पश्चिम बंगाल में नव्वान। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, पश्चिम बंगाल में नव्वान मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका सही आंसर पूछा गया था, तो सही क्या होगा आपका, ए और डी। तो ए और डी कहां पर है, पहले वाले विकल्प में है और यही सही है। फिर से एक बार दोहरा देता हूं, आपको नहीं समझ में आया हो तो देखिए यहां पर बी वाले विकल्प में क्या कह रहा है, झारखंड में पोंगल और तमिलनाडु में नव्वान को मनाया जाता है। तो देखिए जो पोंगल है वो झारखंड में नहीं मनाया जाता, तमिलनाडु में मनाया जाता है। और जो नव्वान है ये तमिलनाडु में नहीं मनाया जाता, ये कहां पर मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में मनाया जाता है। तीसरा वाला विकल्प है गुजरात लोहड़ी को मनाया जाता है। तो जो लोहड़ी है ये पंजाब में मनाया जाता है, गुजरात में नहीं मनाया जाता। केरल ओणम में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए ए और
जो डी वाला विकल्प है ये सही है, बाकी बी और सी आपका गलत है। उसका सही आंसर क्या होगा ये भी मैं आपको बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, साबुन मूंग या चना को रात भर पानी में भिगाकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह कौन सा होता है? तना होता है, उसका पत्ती होती, जड़ होती या फिर फल होता है? तो याद रखिएगा जब हम इस प्रकार की प्रक्रिया करेंगे तो सबसे पहले क्या उगेगा? जड़। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था जो अंकुरित बीज में सबसे पहले क्या गई थी? उसकी जड़ नीचे गई थी, उसके बाद पौधा बाहर आया था। तो जड़ सबसे पहले अंकुरित होती है, तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है स्टार्च। स्टार्च की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है? नीला काला आता है, नीला बैंगनी आता है, नीला नारंगी आता है या फिर नीला हरा आता है? तो ये आता है नीला काला। कौन सा आता है? नीला काला। ये पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति आयोडीन परीक्षण द्वारा निर्धारित की जाती है। किसकी? पत्तियों की उसमें जो पत्ती जब डाली जाती है तो उसका रंग किस प्रकार का हो जाता है? नीला और काला हो जाता है। तो उससे स्टार्च की मात्रा की उपस्थिति का पता चलता है, उससे वो जांचते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। बेरी बेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए मैंने विटामिन एस लगाकर जो के तक है सभी के बारे में बता दिया हूं, लेकिन B1, B2, B3 के बारे में मैंने आपको नहीं बताया हूं, तो यहाँ पर जानकारी दे देता हूं। देखिए B12 दे रखा, B2 दे रखा, विटामिन B1 या फिर विटामिन B3। विटामिन बी कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग। मैंने बताया था आपको बेरी बेरी, तो वो कौन सा विटामिन होगा यहाँ पर? विटामिन B1। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है। रासायनिक नाम क्या है विटामिन B1 का? थायमीन। क्या है? थायमीन। और इससे कौन सा रोग होता है? मैंने आपको बताया बेरी बेरी रोग होता है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। उसके बाद B2 लिखा हुआ है यहाँ पर। B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन ये इसका विटामिन नाम होता है, सॉरी रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो त्वचा रोग होता है, त्वचा रोग। आगे विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन। पूछा जाता है विटामिन B3 का, याद रखिएगा नियासिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये जो तंत्रिका तंत्र में जो ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है विटामिन B3। अब यहां पर आता है B12। B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं। इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमीन। साइनोकोबालमीन इसका ये रासायनिक नाम होता है विटामिन B12 का। तो ये आपको याद रखना है। और इससे कौन सी बीमारी होती है? इससे कौन सा रोग होता है? तो खून में कमी होती है। ये जो महिलाएं होती है उसमें सबसे ज्यादा होती है B12 की कमी। जब वो बच्चे को जन्म देती हैं तब ये जो B12 की कमी होती है। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या पूछा था? बेरी बेरी का पूछा था। और आपका सही आंसर विटामिन B1 यानी कि 3 वाला जो विकल्प होगा वो बिल्कुल सही होगा। यहां पर मैंने पानी में घुलनशील और आपका वसा में घुलनशील भी बताया था। पानी में कौन कौन से बताए थे एक बार फिर दोहरा देता हूं। पानी में बताया था B और C, और वसा में कौन से बताया था मैंने आपको? वसा में कौन सा बताया था आपको? A, D, E और K। ये याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। ये पानी में घुलनशील है और ये वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए अगला प्रश्न है, पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? पटसन का जो रेशा है पटसन के पौधे के किस भाग से होता है? बीज से, पत्ती से, फूल से या फिर तना से? यह प्रश्न आपका जो ऑफलाइन एग्जाम है उसमें भी पूछा गया था। 277 का आप सभी को पता होगा, तना है। पटसन का जो रेशा है पटसन के तने भाग से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? यहां पर देखिए जड़ नहीं है, ये प्रश्न भी ऑफलाइन एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन उसके विकल्प अलग थे। मूली, शकरकंदी, टेपियोका या फिर आलू। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, आलू, अदरक, आपने रतालू का नाम सुना होगा, रतालू खाए होंगे आपने रतालू। ये जो 3 मैंने आपको नाम बताए हैं, तीनों ही जड़ में नहीं आते हैं। याद रखिएगा, किस में आते हैं? तने में आते हैं। पूछा जाता है ये प्रश्न। तो आलू की जगह यदि अदरक दे दे या फिर रतालू दे दे, ये तीनों ही क्या है? तने हैं, जड़ नहीं है। तो 4th वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, लाल आंकड़ों की पुस्तक, जिसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में? लाल आंकड़ों की पुस्तक को क्या कहा जाता है? आप सभी को पता होगा, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक
यहाँ पर रेड डाटा बुक के बारे में पूछा जा रहा है। लाल आंकड़ों की पुस्तक, लाल फूलों वाली पौधे होते हैं धरती पर उपलब्ध सभी पौधों और जानवर होते हैं धरती पर उपलब्ध सभी जानवर, या फिर लुप्त प्राय पौधों वाले जानवर। तो यहाँ पर सभी को पता है लुप्त प्राय पौधे वाले जानवर किस में रखे जाते हैं, किस पुस्तक में इसकी एंट्री होती है, रेड डाटा बुक में इसकी एंट्री होती है या फिर दर्ज की जाती है। अगला प्रश्न, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है, उत्तरकाशी में है, दार्जिलिंग में है, धर्मशाला में या फिर ऊटी में है। इसको इंग्लिश में हम यदि शॉर्टकट में बोलेंगे तो NIM जो है ये कहां पर स्थित है, हिंदी में कहें तो नेहरू पर्वतारोहण संस्था, पर्वतारोहण संस्था। अब आपको बताना है कहां पर स्थित है, उत्तरकाशी में है, दार्जिलिंग में है, धर्मशाला में या फिर ऊटी में है। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, उत्तरकाशी उत्तराखंड में स्थित है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी, यहां लिख देता हूं 14 नवंबर 1965 को। कब हुई थी, 14 नवंबर 1965 को। अब इसकी शुरुआत किसने की थी, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी जो शुरुआत है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की स्थापना की थी और इन्हीं के द्वारा शुरुआत की गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा, पहला वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है, परजीवी पौधा, पीपल, अमरबेल, अंगूर या फिर मनी प्लांट। अमरबेल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, अमरबेल एक परजीवी पौधा होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित किए जाते, पशुओं द्वारा पूछा गया है। सहजन का पौधा, यहाँ पर मेपल है, आख है या फिर आम है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका आम। याद रखिएगा आम जो है, आम के जो बीज होते हैं वो पशुओं द्वारा स्थापित होते हैं। यहाँ पर सहजन की बात करें, मेपल की बात करें और आग की बात करें तो ये जो तीनों है इसके बीज जो है वो हवा द्वारा बिखरते रहते हैं और इसके द्वारा ही इसका विस्थापित होता है, हवा द्वारा। तो यहाँ पर तीनों हवा द्वारा होते हैं और बीज जो आम का होता है ये पशुओं द्वारा विस्थापित होता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं। बीजावरण को कहते हैं, भ्रूण को कहते हैं, बीज पत्ती को कहते हैं या फिर बीजांड द्वार को कहते हैं। बीज पत्र किसे कहते हैं, जब पौधा उग जाता है ऐसे, और जब उसमें दो पत्ते आते हैं, आपने देखा होगा जो पहले वाले जो पत्ते आते हो ना इस प्रकार के, उसको ही बीज पत्र कहते हैं। तो निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं, तो जो पत्ते होते हैं उनको क्या कहते हैं, बीज पत्ती कहते हैं। तो बीज पत्ती को ही बीज पत्र कहते हैं, यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आया था। सीख पर बतख है, छोटी मत्स्य कुर्री है, हंसावरी या फिर छोटी जल रंग है। यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा, यहां पर आपका सही आंसर होगा जल रंग, छोटी जल रंग। याद रखिएगा ये सबसे छोटा प्रवासी पक्षी जो कि उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आया था। यहां पर मैं आपको बता दूं ये लगभग 8,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करके भारत आया था ये, और इसका जो वजन होता है वो 15 ग्राम होता है। कितना होता है, 15 ग्राम जितना ये होता है। और ये अंटार्कटिक क्षेत्र से भारत पहुंचने के लिए 8,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करता है। कौन सा, जल रंग, जो कि छोटा जल रंग का होता है ये। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यथा का नाम क्या है। यहां पर देखिए पूछा गया है पत्ती में सिराओं द्वारा जो बनाया गया प्रतिरूप है उसको क्या कहते हैं। पटल कहते हैं, सिरा विन्यास कहते हैं, मध्य सिरा कहते हैं या फिर व्रत या पर्णव्रत कहते हैं। तो यहां पर देखिए उसे क्या कहते हैं, सिरा विन्यास कहते हैं पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं, या फिर पत्ती में सिराओं द्वारा बनाया गया जो प्रतिरूप है उसे सिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, सिरा विन्यास। अब बात करते हैं हम तीनों चारों विकल्प की, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछा जाता है कि पत्ती का वह भाग जिसमें वहां तने से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे पर्णव्रंत कहते हैं या फिर व्रंत कहते हैं। याद रखिएगा यदि आपसे पूछा जाता है कि पत्ती पर रेखाओं को क्या कहते हैं, जो पत्ती पर रेखाएं बनी होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको सिराएं कहते हैं। सिराएं क्या कहते हैं, उसको सिराएं कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि पत्ती के चौड़े हरे भाग को क्या कहते हैं, तो उसको फलक कहते हैं। पत्ती के चौड़े भाग को क्या कहते हैं, फलक।
यदि आपसे पूछा जाता है कि पत्ती के बीच में एक प्रमुख रेखा होती उसे क्या कहते हैं, तो उसे मध्य रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं? मध्य सिरा कहते हैं। तो इन तीनों चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर इसका मैं बता चुका हूं, सेकंड वाला होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन के बारे में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला, ये तीनों ही जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते। लकड़ी नहीं आती। लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं, एक प्रकार का ईंधन है लकड़ी, ना कि जीवाश्म ईंधन। तो सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत यहाँ पर पूछा गया है? सौर ऊर्जा, ज्वार भाटा ऊर्जा, भूगर्भित उष्मी ऊर्जा या फिर जीवाश्म ऊर्जा। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए परंपरागत स्रोत के बारे में पूछा गया है, तो वो है आपका जीवाश्म ईंधन। बाकी जो यहाँ पर ज्वार भाटा ऊर्जा सौर ऊर्जा और भूगर्भी उष्मी ऊर्जा, ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही गैर पारंपरिक ईंधन है। गैर पारंपरिक ईंधन है। और यहां पर परंपरागत स्रोत यानी कि परंपरागत ईंधन के बारे में पूछा गया था, तो वो जीवाश्म ईंधन होगा। अगला प्रश्न है, पौधों के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप जल की क्षति को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि कहते हैं, श्वसन कहते हैं या फिर वाष्पोत्सर्जन कहते हैं? सीधा सा प्रश्न है, सरल सा है। पौधे के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। हिमालय में एप्पल एक औषधि पौधा है जो उच्च श्रेणी में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखें? यहाँ पर किस समूह में रखें ये आपको बताना है। उच्च श्रेणी में नहीं, उच्च क्षेत्रों में। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने में मिसप्रिंट हुआ, क्षेत्रों लिखा हुआ, उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। अन्य स्थानिक है, प्रचुर बाहुल्य है, स्थानिक है या फिर लुप्त प्राय है। तो हिमालय में जो एप्पल जो औषधि पौधा है जो कि उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे लुप्त प्राय समूह में रखा गया। कौन से समूह में? लुप्त प्राय समूह में रखा गया है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? पृथ्वी से छोटा ग्रह पूछा गया है। मंगल, बृहस्पति, बुध या फिर शनि? सभी को पता है बुध है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारे सौर मंडल का? तो वो है बृहस्पति। तो यदि बड़े ग्रह के बारे में पूछे तो भी आपको बता देना है। यहाँ पर देखिए सौर मंडल से हमने 100 प्रश्न लिए हैं और उसका एक वीडियो अपलोड किया जिसमें आपको 100 प्रश्न मिलेंगे और हर एक प्रश्न को समझाया है। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे या फिर हमारे वीडियो पर जाएंगे तो आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, सारा सौर मंडल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है? भूमि की गहराई, कंपोस्ट, कृमियों से खाद बनाना या फिर भस्म करना? तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर वायु में प्रदूषण किससे फैलता है? तो भूमि की गहराई से तो नहीं फैलता है, कंपोस्ट से भी नहीं फैलता है, कृमियों से खाद बनाने से भी नहीं फैलता। किससे फैलता है? भस्म करने से वायु में प्रदूषण फैलता है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, वह स्थान जो दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में रिक्त स्थान का कारण होगा। यह प्रश्न थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। इस प्रकार का पुनर्वास है, स्थानांतरण है, देश प्रत्यावर्तन या फिर पुनः स्थापन है। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा? 292 का। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा स्थानांतरण। वह स्थान जो कि दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में, वो स्थानांतरण का कारण होगा। टेपियोका का दूसरा नाम देखिए, टेपियोका का दूसरा नाम पूछा गया सीटेट में। मूली है, कसावा है, अदरक है या फिर शकरकंदी है। टेपियोका का दूसरा नाम होता है आपका कसावा। क्या होता है? कसावा। याद रखिएगा, कसावा को यूका भी कहा जाता है, यूका। तो यूका और कसावा ये टेपियोका का दूसरा नाम है। चलिए, और कहां पर पाया जाता है ये भी मैंने आपको बताया था। केरल में इसकी खेती भी की जाती है, जिसको बड़ी चाव से खाते हैं इनको उबालकर। तो ये जो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? इसके बारे में आपको बता चुका हूं। सोमजेन है, लिंगुफेन है, मापू टोफू है या फिर सूखी है। तो हांगकांग का जो लोकप्रिय भोजन होगा वो लिंगुफेन होगा। ये जो सांप होते हैं उनका जो सूप होता है उसको ये खाते हैं या पीते हैं, उनको खाते भी है सांप को, तो उसको क्या कहते हैं? लिंगुफेन कहा जाता है। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने में काम आती है? तिकोने आकार की चोंच, सीधी और पतली चोंच, हुक जैसी चोंच या फिर लंबी पतली सुई जैसी चोंच कौन सी होती है ये आपको बताना है। तो यहां पर सही आंसर होगा हुक जैसी चोंच, जो मीट को काटने के लिए और खाने के लिए। तो ये हुक जैसी चोंच होती है।
तिकोने आकार की चोंच, जैसे कि अपन यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखें तो किसकी होती, बाज की। बाज की आप चोंच देखेंगे तो वो हुक जैसी चोंच दिखाई आपको देगी, जिससे वो शिकार करता है। तिकोनी के आकार की चोंच किसकी होती है, तो ये गोरैया की होती है। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है। सीधी और पतली चोंच ये किसकी होती है, तो ये कटफोड़ा, आपने सुना होगा कटफोड़वा, ये कटफोड़वा की होती है। और लंबी पतली सुई जैसी चोंच ये किसकी होती है, तो ये जो होती है ये मरमर पक्षी की होती है। तो यहां पर देखिए इनके बारे में भी आपको बता दिया हूं ये किसकी चोंच होती है। तो यहां पर सही आंसर आपका क्या होगा, तीसरा वाला। चलिए अगला प्रश्न, एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाते हैं। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार होता है, अंडे का सैंडविच नहीं होता है, कस्टर्ड नहीं होता है, डोसा नहीं होता है, क्या होता है, भेलपुरी। भेलपुरी जो है ये नाश्ते में शीघ्रता से तैयार होने वाला व्यंजन है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। पटचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग या फिर हस्तशिल्प है। देखिए पटचित्र के बारे में मैंने आपको बताया था, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में है। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर, उड़ीसा। जो पटचित्र की कला है वो उड़ीसा राज्य की पारंपरिक पेंटिंग है। यहां पर मैंने वर्ली के बारे में भी आपको बताया था। उसके बाद में आपको मैंने वर्ली के साथ साथ तंजोर पेंटिंग के बारे में भी आपको बताया था। उसके बाद में साजी के बारे में शायद नहीं बताया। तो वर्ली कहाँ की पेंटिंग है या फिर कहाँ के हस्तशिल्प है, तो आपको मैंने बताया था वहां पर महाराष्ट्र। तंजोर पेंटिंग के बारे में बताया था तमिलनाडु। और साजी ये जो है ये उत्तर प्रदेश की लोक कला हस्तशिल्प है, पेंटिंग है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे हम बात करें तो अगला प्रश्न है, महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का आपको परामर्श दिया था। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है। ब्रोकाली सोयाबीन काली मिर्च में नहीं होता है। स्ट्रॉबेरी संतरा सोयाबीन में भी नहीं होता है। दूध स्ट्रॉबेरी नींबू में नहीं होता है। क्रोबोली स्ट्रॉबेरी और नींबू, इन तीनों में भरपूर मात्रा में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है। सभी को पता है, उड़ीसा, मिजोरम, बिहार या फिर उत्तराखंड। मिजोरम के बारे में आप सभी को पता है, मिजोरम राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है। अगला और अंतिम प्रश्न, आपको लास्ट में 2 प्रश्न दिए जाएंगे जिसका आंसर आपको देना है। पहला जो क्यूज आपसे पूछा जाएगा वो इन्हीं 100 प्रश्नों में से पूछा जाएगा, और दूसरा जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आपको अलग से दिया जाएगा, जिसका आंसर दोनों का आपको देना है। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाला पर्व यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर एक लिस्ट में आपको यहाँ पर लिखूंगा, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाला पर्व यहाँ पर आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा ओणम, पोंगल, उगादि और बीसू। याद रखिएगा ये दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व है ओणम, पोंगल, उगादि और बीसू। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है दक्षिण भारत में, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ। पोंगल के बारे में पूछे, पोंगल तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु। और दूसरे नंबर पर है लोहड़ी, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। लोहड़ी ये पंजाब में मनाया जाता है। लिख लीजिएगा, मैं जैसा बोलता जा रहा हूं। तीसरे नंबर पे है आपका ओणम, ये कहां पर मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। चौथे नंबर पे है आपका मकर संक्रांति, ये कहां पर मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। यहां पर लिख देता हूं। 5वें नंबर पे है आपका बिहू असम में मनाते हैं। 6ठे नंबर पर है आपका नुआखाई, जो नुआखाई है ये ओडिशा में मनाया जाता है, ओडिशा। 7वें नंबर पे है गुड़ी पड़वा, ये कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। उसके बाद में 8वें नंबर पर, इधर लिख देता हूं, 8वें नंबर पर है आपका वंगाला, ये मेघालय और असम में
मेघालय और असम। उसके बाद है आपका उगादी, जैसा कि यहां पर विकल्प में लिखा हुआ है। जो उगादी है ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। उसके बाद 10वें नंबर पे आपका विशु, यहां पर लिखा हुआ विशु, विशु है। विशु जो है ये केरल और कर्नाटक, केरल और कर्नाटक। देखिए 10 नाम मैंने आपको बताए हैं, कहीं कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा हुआ है लिखने में, तो आप सुन सकते हैं और लिख सकते हैं, तो अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, तीसरा वाला होगा। तो यहां पर आपके 300 प्रश्न समाप्त होते हैं। अब यहां पर आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपको कूट में देना है। देखिए यहां पर पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है वर्ली जनजाति। वर्ली जनजाति के बारे में थोड़ी देर पहले बताया। वर्ली आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है, जो कि बनती है पास और पत्थरों से बनती, बांस और पत्थरों से बनती है, गाय के गोबर और मिट्टी से बनती है, या फिर मिट्टी और पत्थरों से बनती है। इसका आंसर आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। वर्ली जनजाति, वर्ली आर्ट कहां पर बनती है और किससे बनती है, इन दोनों का आंसर आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है। अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर, भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है। देखिए इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, तो आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कि किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो यहां पर समूह है, उसके बारे में आपको कमेंट से, तो यहां पर आपको लिखना है क्यूज नंबर 1 और नंबर 2, और आंसर आपको ABCD में देना है कि सही आंसर क्या होगा। चलिए 1 2 3 में देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आज के जो प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। टोटल आपके 300 प्रश्न थे जो कि पर्यावरण के यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताना है। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्दी दोस्तों ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।